मेरा नाम पूर्वी है। आज मैं आप लोगों को अपनी आंखों से हुए एक धोखे के बारे में बताने जा रही हूँ। मेरी आंखों का ये धोखा मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती बन गया था। मेरी नंद मोहिनी बहुत शरीफ थी और बहुत सीधी सादी लड़की थी। जब भी उसका कोई रिश्ता आता तो वो बहुत खुश होती थी। जब लड़के वाले उसे देखने के लिए आते तो वो फटे पुराने से कपड़े पहनकर और अजीब सी हालत बनाकर लड़के वालों के सामने आ जाती थी। इस बार जो उसका रिश्ता आया था, लड़के ने उसे देखते ही पसंद कर लिया था और जैसे ही मेरी नंद की शादी हुई, ये देखकर मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई कि उसका पति तो एक भिखारी था। ये बात तब की है जब मेरी शादी नहीं हुई थी। मैंने अपने पूरे कॉलेज में टॉप किया था और मम्मी पापा से वादे के मुताबिक अगर मैंने टॉप किया तो मेरे पापा मेरा एडमिशन यूनिवर्सिटी में करवा देंगे। और इसी खुशी की वजह से मेरे पाँव ज़मीन पर नहीं टिक रहे थे। कॉलेज से आते ही मुझे बस अपने पापा का बड़ी बेसब्री से इंतज़ार था कि कब वो अपनी दुकान से वापस आएंगे और मैं उनको ये गुड न्यूज़ सुनाऊंगी। अभी मैं अपनी मम्मी के पास बैठी हुई थी और यही सोच रही थी। थोड़ी देर बाद ही मेरे पापा काम से लौट आए। मैं अपने पापा की लाडली थी और उनकी छोटी बेटी थी। मेरे 2 भाई थे और मेरी 2 बहनें जिनकी शादी हो चुकी थी। एक बड़े भैया की भी शादी हो चुकी थी। अभी एक छोटे भैया और मैं, हम 2 भाई बहन कुंवारे थे। मेरे पापा मुझसे बहुत प्यार किया करते थे। जैसे ही मैं अपने कमरे से निकलकर नीचे हॉल में पहुंची तो ये देखकर हैरान रह गई थी कि मेरे पापा नहीं बल्कि मेरे भैया आए थे, जिनकी आवाज़ को मैं पापा समझ रही थी। मैंने भैया से कुछ नहीं कहा और खामोश रही। मेरे भैया समझ गए थे कि मैं अपने पापा का इंतज़ार कर रही हूँ, इसीलिए वो अपनी मुस्कुराहट छुपाते हुए दरवाज़ा बंद करके मम्मी के कमरे की तरफ चले गए थे और मुझसे चाय बनाने को कहकर गए थे। तो मैं उनके लिए चाय बनाने किचन में चली गई। जब चाय लेकर मैं मम्मी के कमरे में गई तो भैया से पापा के बारे में पूछने लगी। उन्होंने मुझे कुछ नहीं बताया। मेरे कई बार पूछने पर भी वो मेरे साथ मजाक कर रहे थे और मुझे पापा के बारे में नहीं बता रहे थे। फिर मुझे गुस्सा आ गया और मैंने गुस्से में आकर उनसे पापा के बारे में पूछा, भैया आप क्यों मजाक कर रहे हो? बताते क्यों नहीं हो? पापा कहाँ हैं? और इतनी देर हो गई है, पापा अभी तक घर क्यों नहीं आए? पहले तो भैया मम्मी की तरफ देखकर हंसने लगे, फिर मेरी तरफ देखकर कहने लगे, पूर्वी आज दुकान पर कस्टमर ज़्यादा हैं, इसलिए पापा आज थोड़ा लेट आएंगे। जाओ तुम खाना खाकर सो जाओ, तुम्हें नींद आ रही होगी। भैया ने ये बात इतने सीरियस होकर कही थी कि ना चाहते हुए भी मुझे उनकी बात पर यकीन करना पड़ गया था। और फिर मैं ऊपर अपने कमरे की तरफ जाने लगी थी कि फिर मैंने सोचा कि इतनी जल्दी मुझे नींद नहीं आएगी, इसलिए मैं दोबारा जाकर मम्मी के कमरे में भैया और मम्मी के पास बैठ गई। मम्मी और भैया मुझे हैरान नज़रों से देखने लगे। कहने लगे, क्या हुआ? सो जाओ जाकर, तुम्हें अभी तक नींद नहीं आ रही? मैंने तुमसे कहा तो है पापा आज लेट आएंगे। मैंने भैया से कहा कि कोई बात नहीं, मुझे इतनी जल्दी नींद नहीं आती, मैं आप लोगों के साथ बैठकर यहाँ पर पापा का इंतज़ार कर लेती हूँ। इतनी ही देर में दरवाजे की बेल बजने लगी। मैं फ़ौरन ही भागकर दरवाज़ा खोलने के लिए चली गई। दरवाज़ा खोलते ही मेरे पापा मुस्कुरा रहे थे और मुझे देख रहे थे। मैं उनको देखकर खुश हो गई और फ़ौरन उनके गले से लग गई। वो भी मुझे देखकर हंस रहे थे, जैसे उन्हें पता हो कि मैं उनके इंतज़ार में थी और मैं ही दरवाज़ा खोलने वाली हूँ। मैंने अपनी खुशी की वजह अपने पापा को बता दी। वो भी बड़ी खामोशी से मेरी बात को सुन रहे थे। शायद उन्हें पता था कि मुझे यही बात उनसे करनी थी। मैंने पापा को अंदर बुलाया और उनसे कहने लगी, पापा आप तो आज लेट आने वाले थे। पापा कहने लगे, तुम्हें ऐसा किसने कहा? मैंने कहा, ऐसा तो मुझे भैया बता रहे थे। भैया पापा को देखकर हंसने लगे और कहने लगे, पापा मैं पूर्वी के साथ मजाक कर रहा था। मेरे पापा से यही शर्त लगी हुई थी कि अगर मैंने कॉलेज में टॉप किया तो पापा मेरा यूनिवर्सिटी में एडमिशन करवाएंगे। अब पापा ने अपनी शर्त पूरी कर दी थी, इसलिए उन्होंने मेरा एडमिशन शहर की अच्छी यूनिवर्सिटी में करवा दिया था और पापा ही मुझे यूनिवर्सिटी से लेकर आते थे और यूनिवर्सिटी ही छोड़कर चले जाते थे। मैं अपनी लाइफ में बहुत खुश थी क्योंकि मेरी फैमिली बहुत अच्छी फैमिली थी। धीरे धीरे कुछ साल गुजर गए और मेरी पढ़ाई भी कंप्लीट होने वाली थी। मेरा आखिरी साल चल रहा था। यूनिवर्सिटी में मेरी मुलाकात एक लड़के के साथ हो गई। वो देखने में काफ़ी हैंडसम था। उसने बातों ही बातों में मुझसे फ्रेंडशिप कर ली और हमारी फ्रेंडशिप धीरे धीरे प्यार में बदल गई।
आज हमारी फेयरवेल पार्टी थी और उस दिन उसने मुझे शादी के लिए प्रपोज कर दिया और कहा था कि वो मेरे घर पर रिश्ता भेजना चाहता है। उस लड़के का नाम प्रतीक है। मैंने प्रतीक से 2-3 दिन का टाइम मांगा था क्योंकि मुझे अभी इस बारे में सोचना था और अपनी फैमिली को भी तैयार करना था। घर आकर मैंने बड़ी सोचते सोचते अपनी मम्मी से इस बारे में बात की थी। मेरी मम्मी ने इस बारे में पापा से बात करके जवाब देने के लिए कहा था। सारी रात बेचैनी की वजह से मुझे नींद नहीं आई थी कि न जाने मेरे पापा मेरे बारे में क्या सोचेंगे, इसलिए मैं अपने कमरे से भी बाहर नहीं निकली थी। पापा और भैया मेरे कमरे में आ गए और मुझे बड़ी हैरानी की नज़रों से देखने लगे। कभी ऐसा नहीं हुआ था कि मैं सुबह उठते ही अपने पापा से नहीं मिलती थी, तो आज कैसे अपने कमरे से बाहर नहीं निकली थी। पापा मेरा इंतज़ार करते करते मेरे कमरे में आ गए थे क्योंकि उन्हें सुबह 10 बजे तक अपनी इलेक्ट्रॉनिक शॉप पर भी जाना होता था। पापा ने मुझसे कहा, क्या हुआ पूर्वी, आज तुम अपने कमरे से बाहर क्यों नहीं निकल रही हो, जबकि तुम तो रोज़ 7 बजे ही उठ जाती हो। पापा और भैया के पीछे पीछे मम्मी भी मेरे कमरे में आ गई थी। मुझे लगा कि शायद मम्मी ने पापा को इस बारे में कुछ नहीं बताया, तो मैंने हैरान होते हुए मम्मी की तरफ देखा। पापा कहने लगे कि तुम्हारी मम्मी ने मुझे सब कुछ बता दिया है। मैंने पापा से कहा, मेरी आपको फेस करने की हिम्मत नहीं हो रही थी। पापा ने कहा, ये कोई गलत बात नहीं है बेटी, तुमने हमें अपनी पसंद के बारे में बताया, ये तो अच्छी बात है। बच्चों को गलत कदम नहीं उठाना चाहिए, बल्कि अपनी पसंद के बारे में अपने पेरेंट्स को पहले ही बता देना चाहिए। तुम उस लड़के को कॉल करो और उससे कहो कि इस संडे को अपनी फैमिली को हमारे घर तुम्हारा रिश्ता लेकर भेज दें। मैं इस बात पर बहुत खुश हुई थी और झट से अपने पापा को गले लगा लिया था और प्रतीक की फैमिली ने भी मुझे बहुत पसंद कर लिया था। दोनों फैमिली की रजामंदी से हम दोनों की शादी हो गई थी। मेरी ससुराल में मेरी सास थी। मेरे पति के पापा की डेथ 2 साल पहले ही हो चुकी थी। प्रतीक की एक जवान बहन भी थी जो बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी और पढ़ी लिखी थी। प्रतीक की माँ बीमार रहती थी, जबकि प्रतीक की बहन मोहिनी शादी के बाद मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड बन गई थी। मेरे पति की फैमिली भी बहुत अच्छी थी। मेरी सास हमेशा मुझे दुआएं देती थी और नंद हमेशा हंसी मजाक करती रहती थी। मेरी सास और नंद बिल्कुल भी बुरी नहीं थी, बल्कि मैं तो कहती हूँ कि जैसी मेरी सास और नंद हैं, भगवान ऐसी नंद और सास सबको दे। मेरी सास ने हमेशा मुझे अपनी बेटी की तरह समझा और मेरी नंद ने मुझे हमेशा अपनी बड़ी बहन समझा था। मेरी नंद बहुत शरीफ लड़की थी। वो हमेशा से ही अपने भाई के साथ ही कॉलेज जाती थी और उसके साथ ही कॉलेज से वापस आती थी। वो घर से भी ज़्यादा नहीं निकलती थी और मोबाइल भी इस्तेमाल नहीं करती थी। वो हमेशा घर के कामों में लगी रहती थी या फिर अपनी पढ़ाई में बिजी रहती थी। मैंने उसके अंदर कभी कोई गलत हरकत नहीं देखी थी। वो बहुत ही अच्छी, सुलझी और समझदार लड़की थी। उसकी पढ़ाई कंप्लीट होने वाली थी। मेरे पति को उसकी शादी की फिक्र हो गई थी, लेकिन अभी हमने उसकी शादी के बारे में सोचा ही नहीं था कि मेरी सास की अचानक तबीयत खराब हुई और वो इस दुनिया को छोड़कर चली गई। ये सदमा हमारे दिल के लिए बहुत बड़ा सदमा था, लेकिन मेरी सास की ख्वाहिश थी कि वो अपनी बेटी की शादी जल्द से जल्द करना चाहती थी। मेरे पति ने अपनी माँ की ये ख्वाहिश पूरी करने के लिए उनकी मौत के 1 महीने बाद ही अपनी बहन के लिए रिश्ता तलाश करना शुरू कर दिया। मैं और मेरे पति आजकल अपनी नंद के लिए रिश्ते ढूंढ रहे थे। मेरी नंद के लिए जो भी रिश्ता आता वो घबरा जाती थी। वो बहुत सीधी थी। उसने कभी दुनिया की लड़कियों जैसा फैशन भी नहीं किया था। यहाँ तक कि वो मेकअप करना भी नहीं जानती थी। वो सिंपल ही लड़के वालों के सामने बैठ जाती थी और बहुत ही पुराने कपड़े पहन लेती थी और ऐसी हालत में उसकी खूबसूरती कहीं छुप जाती थी और फिर लड़के वाले उसको रिजेक्ट करके चले जाते थे। मगर इस बार जो उसका रिश्ता आया था, लड़के ने देखते ही मेरी नंद को पसंद कर लिया था और हमारे घर में शादी की तैयारी शुरू हो गई थी। हमें भी लड़का और उसकी फैमिली पसंद थी और किसी तरह से मेरी नंद की शादी हो गई थी और मेरे पति अपनी जिम्मेदारी से फ्री हो गए थे और वो अपनी ससुराल में बहुत खुश रहती थी। एक दिन मैं मंदिर गई थी तो मंदिर की सीढ़ियों पर अपनी नंद के पति को देखकर मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई थी। वो मंदिर की सीढ़ियों पर खड़ा हुआ लोगों से भीख मांग रहा था और आते जाते लोग उनको पैसे दे रहे थे और मेरी नंद का पति बड़ी खुशी और सुकून के साथ लोगों से भीख मांग रहा था। कोई भी देखने वाला उनको भिखारी ही बता सकता था। मैं सड़क पार करके मंदिर की तरफ बढ़ ही रही थी कि अचानक मेरे मोबाइल पर मेरे पति की कॉल आ गई। उन्होंने मुझसे कहा कि जल्दी घर आ जाओ, घर पर मेहमान आए हैं।
कॉल से ध्यान हटाकर मैं सीधा पहले अपनी नंद के पति की तरफ जाने लगी, जो मंदिर की सीढ़ियों पर बैठे हुए हमारी इज्जत नीलाम कर रहे थे। मैं बहुत गुस्से में उनकी तरफ जा रही थी, लेकिन मेरे जाने से पहले ही वो वहाँ से जा चुका था। मैं रिक्शा करके जल्दी से अपने घर की तरफ चली गई। मैं जल्द से जल्द घर पहुँचना चाहती थी ताकि इस बारे में प्रतीक से बात कर सकूं। यही सोचते हुए मैं घर पहुंची तो घर के अंदर से मेरे पति के हंसने की आवाज़ें आ रही थी। इसका मतलब था कि घर पर मेहमान आ चुके हैं। तो मैं जल्दी से अपने कमरे की तरफ गई और अपना हुलिया ठीक करके मेहमानों के पास चली गई। लेकिन वहाँ मौजूद मेहमान को देखकर मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई थी, क्योंकि वहाँ पर कोई और नहीं, मेरी नंद का पति मेरे पति से बातें करने में बहुत बिजी था। मुझे देखकर हमेशा की तरह उसने इज्जत के साथ मुझे नमस्कार किया और वहाँ पर मेरी नंद भी मौजूद थी। वो भी मुझे देखते ही खड़े होकर मुझे गले लग गई, जबकि मैं अभी तक शॉक्ड में खड़ी हुई थी, क्योंकि अभी कुछ देर पहले ही मैंने अपनी नंद के पति को भिखारी के रूप में देखा था, जबकि वही मेरा नंदोई अच्छे होलियों में मेरे सामने बैठा हुआ था। हमेशा की तरह बहुत अच्छे और इज्जत के तरीके से वो हम लोगों से बात कर रहा था और मेरी नंद के चेहरे की खुशी देखकर भी नहीं लगता था कि उसका पति भिखारी हो सकता है। अपना बड़ा सा बंगला, बड़ी सी कार और बहुत सारे सोने के जेवरात पहने हुए उसे देखकर नहीं लगता था कि वो अपने ससुराल में खुश नहीं है। लेकिन मैं उस इंसान की शक्ल को नहीं भूल पा रही थी जिसको मैंने मंदिर की सीढ़ियों पर बैठे हुए देखा था। मेरी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि मैंने किसको देखा था। मैं ऐसी हालत में थी कि मैं कुछ बोल ही नहीं पा रही थी। मेरे पति को लगा कि शायद मेरी तबीयत ठीक नहीं है, इसीलिए मैं खामोश हूँ। मेरी नंद और उसके पति को हमारे घर आए हुए 2 घंटे हो गए थे, लेकिन मैं अभी तक कन्फ्यूज़न से नहीं निकल पा रही थी। कभी कभी तो मेरे दिमाग में ये ख्याल आ रहा था कि कहीं वो मेरे नंदोई का जुड़वा तो नहीं। मेरी नंद के घर से जाते ही मैंने अपने पति को सारी बात बता दी। वो मेरी बात सुनकर मुझे देखकर खूब हंसने लगे, जबकि मैं बड़ी हैरानी से उनकी तरफ देख रही थी, क्योंकि वो मेरी बात से साफ इनकार कर रहे थे। मेरे पति ने कहा कि तुम्हें कोई वहम हुआ होगा, और मैं भी इस बात को अपना वहम समझकर भूल गई थी। इसी तरह से दिन गुजरते चले गए। दिन अच्छे तरीके से गुजर रहे थे, किसी चीज़ की कोई परेशानी नहीं थी। मैं अपने पति के साथ बहुत खुश थी और मेरी नंद भी अपने ससुराल में बहुत खुश थी। लेकिन 1 साल बाद ये कहानी फिर से दोहराई गई। मेरी नंद और उसके पति की एनिवर्सरी थी और उसने हमें इनवाइट किया था। मैं शॉपिंग करने के लिए मार्केट गई थी ताकि अपनी नंद के लिए गिफ्ट ला सकूं, और घर वापस लौटने से पहले मैंने ड्राइवर से मंदिर की तरफ जाने के लिए कहा। मैं रोज़ प्रार्थना करने के लिए मंदिर जाती थी, क्योंकि मेरी शादी को काफ़ी टाइम हो गया था। अभी तक मेरे पास कोई औलाद नहीं थी। मैं आज मंदिर में भिखारियों को खाना बांटने के लिए गई थी। वहाँ पर सारे भिखारी लाइन में बैठे हुए थे और मैं उन सबको अपने हाथों से खाना दे रही थी और साथ साथ अपनी औलाद की खुशी देखने के लिए भी प्रार्थना करने के लिए कह रही थी। लेकिन जब मैं आखिर में एक भिखारी को खाने की प्लेट देने लगी तो वो भिखारी मेरी नंद का पति था। इससे पहले मैं उनसे कुछ कहती, पीछे से किसी ने मेरे कंधे पर हाथ रखा। मैंने जैसे ही पलटकर देखा, वो मेरी कॉलेज की फ्रेंड थी। मेरी फ्रेंड मुझसे बहुत दिनों बाद मिली थी, इसलिए मेरी लाइफ के बारे में पूछ रही थी। मैं उसकी बातों में लग गई थी, लेकिन उसके जाते ही जैसे ही मैंने पीछे पलटकर देखा तो वहाँ पर कोई नहीं था। यहाँ पर कोई भिखारी नहीं था, सारे भिखारी यहाँ से जा चुके थे। मैं वहाँ पर खड़े होकर अपने नंदोई को ढूंढने लगी, जो भिखारी के रूप में था। 1-1.5 घंटा लगातार मैंने उसको पूरे मंदिर में तलाश किया, लेकिन वो मुझे कहीं पर भी नज़र नहीं आया। उसके बाद मैं थक हार कर अपने घर को वापस लौट आई, मगर मेरा दिमाग अभी भी कंफ्यूज हो रहा था। मैं बहुत परेशान थी, क्योंकि 1 साल पहले भी मेरे साथ यही सब कुछ हो चुका था। मेरी नंद का पति, जिसको मैंने भिखारी की हालत में देखा था, आज फिर वही भिखारी था जो मेरा नंदोई था। और आज मैंने अपने पति से इस बारे में क्लियरली बात करने का फैसला कर लिया था। मैं दरवाजे के पास खड़ी हुई टहल रही थी। जैसे ही मेरे पति घर में दाखिल हुए, उन्होंने मेरी तरफ देखा तो मैं चेहरे से ही परेशान लग रही थी। उन्होंने मुझे देखते ही पूछा कि क्या हुआ है, क्यों टहल रही हो, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? मैंने अपने हाथ में अपने पति का बैग पकड़ा और अपने पति को आज की हुई सारी बात बता दी। वो एक बार फिर उस बात को मेरा वहम कहकर टाल रहे थे, क्योंकि उनका कहना था कि वो भी तो रोज़ घर से निकलते हैं ऑफिस जाने के लिए या किसी और काम के लिए, तो रास्ते में उन्होंने तो ऐसा आज तक कुछ भी नहीं देखा
जैसा कि मुझे दिखाई देता है। अगर उनकी बहन का पति भिखारी है तो किसी और को क्यों नहीं नजर आता, और उनकी इस बात ने मुझे शॉक्ड कर दिया था। मैंने नौकरानी को खाना लगाने के लिए कहा, क्योंकि मैं अपने पति की इस बात से एग्री थी कि मेरे सिवा किसी ने भी मेरी नंद के पति को भिखारी के रूप में नहीं देखा था। लेकिन भिखारी तो हर जगह घूमते हैं, तो वो मेरे अलावा किसी और को क्यों नहीं दिखाई देता। मैं सोच सोच कर परेशान हो गई थी। हम दोनों हस्बैंड वाइफ ने खाना खाया, लेकिन खाना खाते हुए भी मेरे दिमाग में वही सारी बातें घूम रही थीं। फिर मैंने नौकरानी से चाय बनाने को कहा। वो मेरे और मेरे पति के लिए कमरे में ही चाय लेकर आ गई थी। मैंने अपनी नंद के घर एनिवर्सरी में ले जाने के लिए जितनी भी शॉपिंग की थी, वो सारी अपने पति को दिखाने लगी। कल हम लोगों को अपनी नंद के घर एनिवर्सरी में जाना था। हम दोनों बहुत ज़्यादा रिलैक्स फील कर रहे थे और एक दूसरे के साथ बातों में बिजी थे। अगले ही दिन शाम के टाइम पर हम लोग कार से अपनी नंद के घर जाने के लिए निकल गए थे, तो सामने फिर से मैंने इस भिखारी को देखा जो मेरी नंद के पति जैसा लगता था। दोबारा से उसको देखकर मैं हैरान रह गई थी कि वो दूसरे भिखारियों के साथ खड़ा हुआ भीख मांग रहा था। तो मैंने जल्दी से अपने पति को इशारा करते हुए दिखाया जहाँ पर वो भिखारी खड़े हुए थे। जब मेरे पति ने मेरी तरफ गौर से देखा तो मैं भी हैरान रह गई कि वहाँ पर तो कोई भी नहीं था, जबकि कुछ देर पहले भिखारियों का पूरा ग्रुप खड़ा हुआ था। मेरे पति कहने लगे, पूर्वी, लगता है तुम्हें चश्मे की ज़रूरत है। तुम अपने दिमाग पर ज़्यादा ही स्ट्रेस लेने लगी हो इस बात को लेकर। ये बात कहते हुए मेरे पति ने कार आगे बढ़ा ली, क्योंकि हमें जाने में लेट हो रहा था और मेरे दिमाग में यकीन हो चुका था कि ज़रूर कुछ तो गड़बड़ है और इस बात के बारे में मैं जानकर ही रहूँगी, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े। यही सब सोचते सोचते रास्ता पूरा हो गया था और मेरी नंद का घर भी आ गया था। मेरी नंद के घर पर बहुत अच्छी डेकोरेशन हुई थी। उसका बहुत बड़ा बंगला था जिसमें बहुत से नौकर काम किया करते थे। उसके घर और उसकी फैमिली को देखकर नहीं लगता था कि ये किसी भिखारी का घर है या किसी भिखारी की फैमिली है। मुझे अपनी आंखों पर पूरा विश्वास था। मैं अपनी आंखों देखी हुई बात को बार बार नहीं झुठला सकती थी और अब मुझे सच्चाई जानकर ही रहनी थी। मेरे पति ने अचानक ही मुझे हाथ से हिलाया तो मैं होश में आ गई थी। उन्होंने मुझे कार से उतरने के लिए कहा। कहने लगे, पूर्वी, न जाने तुम किन ख्यालों में खोई रहती हो। चलो, हम लोगों को अंदर भी जाना है, लेट हो रहा है। उन्होंने जब मुस्कुराते हुए कहा तो मैं भी उन्हें मुस्कुराकर देखने लगी और कार से उतर गई और हम लोग बंगले के अंदर चले गए। मेरी नंद बहुत खूबसूरत लग रही थी। उसने बहुत सारा जेवर भी पहना हुआ था और वो बहुत ज़्यादा खुश लग रही थी। अपनी नंद के चेहरे की खुशी देखकर थोड़ी देर के लिए मैं सब कुछ भूल गई थी। कुछ देर बाद वहाँ पर केक कट किया गया। मेरी नंद का ससुराल काफ़ी बड़ा था और उसने काफ़ी सारे लोगों को इनवाइट किया था। हर कोई वहाँ पर मेरी नंद की खूबसूरती और उसकी आदत के बारे में तारीफ़ कर रहे थे और साथ ही साथ उसके पति की भी बहुत तारीफ़ कर रहे थे। ये सारी बातें सुनकर मुझे और मेरे पति को बहुत खुशी मिल रही थी कि मेरी नंद बहुत किस्मत वाली है जो उसे इतने अच्छे ससुराल वाले मिले हैं। अभी हम लोग केक कट करने के बाद फ्री ही हुए थे कि इतनी देर में ही मैंने अपने नंदोई को घर से बैक साइड पर जाते हुए देखा। मैं ना चाहते हुए भी अपनी नंद के पति का पीछा करने लगी। जब वहां पहुंची तो हैरान रह गई कि ये यही भिखारी का ग्रुप था जिसको मैं हर बार देखा करती थी। उनके सामने खड़े होकर मेरी नंद का पति उन लोगों को खाना सर्व कर रहा था। वो लोगों को बहुत ही ज़्यादा इज्जत दे रहा था, जैसे वो लोग कोई भिखारी नहीं बल्कि बहुत बड़े लोग हों। मैं यही सोच रही थी कि मैं इस बारे में अपनी नंद के पति से पूछ लूं, लेकिन फिर मेरे दिल में ये ख्याल भी आता कि कहीं उनको बुरा न लग जाए, उन्हें ऐसा न लगे कि भाभी मुझ पर शक कर रही है। ये सोचकर मैं पीछे पलटने लगी तो उसी वक्त मेरे नंदोई ने पीछे पलटकर देखा तो मैं हैरान रह गई थी, जबकि मेरा नंदोई मुस्कुराते हुए मेरी तरफ देख रहा था। वो कहने लगा, भाभी, आप यहाँ क्या कर रही हैं? क्या हुआ, आपको कुछ चाहिए? मैंने कहा, नहीं नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस वो मेरा दिल थोड़ा घबरा रहा था तो मैंने सोचा यहीं कहीं टहल लेती हूँ। मैंने झूठ बोलते हुए अपने मतलब की बात पूछी। कहा, आप यहाँ क्या कर रहे हैं और ये लोग कौन हैं? तो मेरी नंद के पति ने मुस्कुराते हुए कहा, भाभी, ये लोग भिखारी हैं। ये इन गरीबों का हक है। अगर हम इन्हें भूल जाएंगे तो हमारे देश से गरीबी कभी नहीं मिटेगी। जब हम ही अपनी खुशियों में इन गरीब लोगों को याद नहीं रखेंगे तो फिर इन लोगों का क्या होगा?
हमें तो इस देश से गरीबी को ख़त्म करना चाहिए, लेकिन हम भूखे गरीब लोगों की मदद नहीं करके अपने देश में गरीबों को और ज़्यादा बढ़ावा दे रहे हैं। हमें तो ऐसे लोगों को ढूंढना चाहिए और उनकी मदद करनी चाहिए। हमें अपने सुख दुख में इन लोगों को शामिल करना चाहिए और इन लोगों को पेट भर के खाना खिलाना चाहिए। इनकी हर ज़रूरत को पूरा करना चाहिए। भाभी, मुझे गरीबों को खाना खिलाने से बहुत खुशी मिलती है। मुझे बहुत खुशी मिलती है जब कोई मेरी वजह से पेट भर के सोता है। अगर भगवान ने मुझे इस काबिल बनाया है तो फिर मैं क्यों ना इन गरीबों की मदद करूं। यही वजह है कि मैं अपने सुख दुख में इन लोगों को याद करना नहीं भूलता। मेरी नंद के पति ने मेरी आंखें खोल दी थीं। आखिर वो ठीक ही तो कह रहे थे। जब तक हम इस देश से गरीबी को मिटाने की कोशिश नहीं करेंगे तब तक गरीबी हमारे देश से ख़त्म नहीं होगी। मुझे तो उसके सामने खड़े हुए बड़ी शर्म आ रही थी, क्योंकि मेरे दिमाग में तो उसके खिलाफ कुछ और ही चल रहा था कि मैंने किसी नेक इंसान के लिए अपने दिमाग में घटिया सोच रखी हुई थी। फिर मैं मुस्कुराकर वहाँ से चली आई। मेरी तबीयत ही अचानक ही बिगड़ने लगी थी। मेरा दिल घबरा रहा था और मुझे कमज़ोरी सी महसूस हो रही थी और थोड़ी देर बाद ही मैं बेहोश हो गई तो सब मेरी फिक्र में पागल होने लगे। मेरी नंद के पति ने जल्दी से फ़ोन करके डॉक्टर को बुलाया, जबकि मेरी नंद और उसकी नंदे भी मेरे हाथ पैर सहला रही थीं और मेरे पति टेंशन से इधर उधर टहल रहे थे। जब डॉक्टर आए और उन्होंने मेरा चेकअप किया तो उन्होंने एक ऐसी खबर सुनाई कि जिसे सुनकर जितने भी लोग वहाँ पर टेंशन में थे सबके होठों पर मुस्कुराहट आ गई थी। डॉक्टर ने बताया कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। ये सुनकर मेरे पति भी बहुत ज़्यादा खुश हो रहे थे, लेकिन साथ ही साथ डॉक्टर ने ब्लड प्रेशर लो भी बताया और मुझे आराम करने के लिए कहा। डॉक्टर ने मुझे ज़्यादा से ज़्यादा आराम करने के लिए कहा था और मुझे नींद पूरी करने के लिए कहा था। वैसे भी मुझे बहुत तेज़ नींद आ रही थी और मैं सो गई और मैं बहुत देर बाद जगी थी, जिसकी वजह से उस रात मुझे अपनी नंद के घर में ही रुकना पड़ गया। उस रात मेरी नंद और उसके ससुराल वालों ने हमारी खूब खातिर की थी। काफ़ी टाइम तक तो सब लोग आपस में बातें करते रहे और उसके बाद अपने अपने कमरों में सोने के लिए चले गए। रात के 3:30 बज रहे थे जब मेरी प्यास की वजह से आँख खुली तो मैंने इधर उधर देखा और मैं जगह को पहचानने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा था और मुझे कुछ ठीक से याद नहीं आ रहा था। हल्की हल्की रोशनी होने की वजह से कुछ समझ नहीं आ रहा था, मगर अपने बराबर में अपने पति को सोता हुआ देखकर मेरे अंदर थोड़ी हिम्मत आ गई थी और मेरे दिमाग ने काम करना शुरू किया तो पता चला कि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी और मैं यहीं पर सो गई थी। और उस टाइम मैं अपने घर नहीं बल्कि अपनी नंद के घर पर हूँ। मुझे बहुत तेज़ प्यास लग रही थी। साइड टेबल पर जग रखा हुआ था, लेकिन उसमें भी पानी नहीं था। शायद रखना भूल गए होंगे। मैंने सोचा अपने पति से पानी लाने के लिए बोल देती हूँ, लेकिन मेरे पति बहुत ज़्यादा गहरी नींद में सो रहे थे, इसलिए मैंने उनको उठाना बेहतर नहीं समझा। सोचा कि खुद ही जाकर पानी ले आती हूँ। धीरे धीरे चलकर मैं अपने कमरे से निकल गई और थोड़ी ही दूरी पर मुझे किचन नज़र आ गया। मैंने जल्दी से पानी पिया और कमरे की तरफ आने लगी। तभी अचानक मुझे किसी की बातें करने की आवाज़ आ रही थी। ये मेरी नंद का कमरा था। वो दोनों पति पत्नी आपस में कुछ बातें कर रहे थे। मेरी नंद अपने पति से कुछ कह रही थी, लेकिन मुझे ठीक से कुछ सुनाई नहीं दे रहा था, तो मैंने थोड़ा सा आगे बढ़कर उनकी बातें सुनने की कोशिश की। मुझे उन लोगों की बातें तो नहीं सुननी चाहिए थी, ये गलत था, लेकिन जो मैंने सुना वो बहुत हैरत में डालने वाली बात थी। वो अपने पति से कह रही थी, आप प्लीज़ जल्दी घर आ जाया करो, मुझे आपकी फ़िक्र लगी रहती है। मेरी नंद अपने पति से ये बात कह रही थी। वो कहने लगा, मोहिनी, तुम इस बात की टेंशन मत लिया करो, तुम ज़्यादा देर तक मेरा वेट मत किया करो और सो जाया करो। मेरा तो ये रोज़ का ही काम है। आखिर तुम कब तक मेरा इंतज़ार करती रहोगी? वैसे भी तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं रहती, मुझे देर हो जाती है, तो तुम परेशान मत हुआ करो। मेरी नंद अपने पति की बातों पर मुस्कुरा रही थी। उसने अपने पति से कहा, अच्छा मेरी बात सुनो, मुझे लगता है कि भाभी को आप पर शक हो गया है, तो आप उनके सामने थोड़ी सावधानी बरता करो। उसके पति ने कहा कि ठीक है, अब काफ़ी रात हो चुकी है, सो जाते हैं। ये कहकर उन्होंने अपने कमरे की लाइट बंद कर ली और मैं भी कमरे की तरफ आ गई थी। अब मेरी टेंशन और भी ज़्यादा बढ़ गई थी। न जाने ये लोग क्या छुपा रहे थे। मुझे अपनी नंद के फ्यूचर की फ़िक्र हो रही थी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो शक वाली बात क्यों कर रही थी। उसी की मुझे बहुत ज़्यादा फ़िक्र हो रही थी। आखिर ये लोग मुझसे कुछ ना कुछ तो छुपा रहे थे।
थोड़ी देर तक तो मैं सोचती रही और उसके बाद मैं भी सो गई। सुबह हम सब लोग एक साथ बैठकर नाश्ता कर रहे थे। मैं बड़ी गौर से अपने नंदोई की तरफ देख रही थी और उसकी बातें नोटिस करने की कोशिश कर रही थी। तभी अचानक मेरे पति ने कहा कि पूर्वी, तुम्हें अब अपने खाने पीने का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। मैं अपने पति की बात पर मुस्कुरा दी थी, लेकिन मुझे कुछ खाने का मन नहीं कर रहा था। लेकिन सबके कहने के मुताबिक मैं फिर भी थोड़ा बहुत खा रही थी। नाश्ते के बाद मेरे पति ने मुझसे घर चलने के लिए कहा, जबकि मुझे यहाँ पर रुककर सच्चाई का पता लगाना था और मैं यहाँ पर रुकना चाहती थी, लेकिन मेरे दिमाग में यहाँ पर रुकने के लिए कोई बहाना समझ नहीं आ रहा था। लेकिन अचानक मेरी नंद बोल पड़ी और मेरे पति से कहने लगी, आज रात तक और भाभी को यहाँ पर रुकने दीजिए। अब तो आप घर जाते ही ऑफिस चले जाओगे, तो भाभी घर पर अकेली रह जाएंगी। आप भाभी को यहीं रहने दो। रात को जब आप ऑफिस से घर जाओगे तो भाभी को लेते चले जाना। मेरी हालत देखते हुए मेरे पति इस बात पर एग्री हो गए और मैं अपनी नंद के घर पर रात तक के लिए और रुक गई थी। मेरी नंद की नंदे और जेठानियाँ भी वहाँ पर रुकी हुई थी। मेरी नंद का पति अपने सब भाई बहन से छोटा था और अपनी पूरी फैमिली का लाडला था। मेरी नंद मुझे आराम करने के लिए कमरे में ले गई। मेरी नंद मुझे कमरे में छोड़कर आराम करने का कहकर खुद बाहर चली गई। मुझे बड़ी टेंशन हो रही थी कि मैं किस तरह से सच्चाई का पता लगा सकूं, क्योंकि मेरे पास सिर्फ रात तक का ही टाइम था। लेकिन सुबह के 11 बज रहे थे। मैंने आखिरी बार अपने नंदोई को सुबह के 8 बजे नाश्ते की टेबल पर देखा था और अभी तक वो मुझे कहीं दिखाई नहीं दिया था। और यही बात मुझे बड़ा परेशान कर रही थी कि आखिर वो कहाँ पर है। यही सब सोचते हुए मैं बेड से उतरकर टहल रही थी और मैं खिड़की में खड़ी हो गई। मुझे मेरा नंदोई घर के बैक साइड की तरफ दिख रहा था और साथ में उनके साथ वही भिखारी ग्रुप भी मौजूद था। मगर आज उन लोगों ने अच्छे कपड़े पहने हुए थे और वो लोग एक कमरे के अंदर चले गए और मुझे कुछ गलत होने का एहसास हो रहा था और मैं चुपचाप खड़े हुए वहाँ से सब कुछ देख रही थी। कुछ देर बाद जब वो लोग कमरे से बाहर निकले तो मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई। जब वो लोग बाहर निकले तो भिखारी के कपड़े पहने हुए थे और सब लोग लाइन से खड़े थे, लेकिन मेरा नंदोई उन लोगों को कुछ समझा रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वो उन लोगों को किसी चीज़ की ट्रेनिंग दे रहा था। मैं बहुत कंफ्यूज थी कि आखिर ये सब कुछ क्या हो रहा था। वो उन्हें किसी परफेक्ट ट्रेनर की तरह समझा रहा था और वो उसकी बात मान रहे थे। दूर होने की वजह से ज़्यादा समझ में कोई बात नहीं आ रही थी। अब मेरा नंदोई हाथ में मैप लेकर उन्हें कुछ समझा रहा था। वो शायद उनका काम करने का तरीका समझा रहा था। लगभग आधा घंटा मेरे नंदोई ने उन्हें ट्रेनिंग दी, जबकि मुझे उस पर बहुत ही गुस्सा आ रहा था और दिल कर रहा था कि अभी उसकी सारी सच्चाई सबके सामने खोल दूं, जो अमीर और जवान होने के बावजूद भी लोगों को लूट रहा था। वो लोग अपने अपने हुलिये बदलकर दूसरे दरवाजे से निकलकर बड़ी वैन में बैठकर चले गए, तो मैं भी वहाँ से हट गई और बेड पर आकर लेट गई। इतना सब कुछ देखने के बाद मेरे सर में दर्द और भी ज़्यादा होने लगा था। मुझे हैरत इस बात पर हो रही थी कि मेरी नंद अपने पति का कैसे साथ दे सकती है। अभी मैं यही सब सोच रही थी और सोचते सोचते ही सो गई थी। लगभग 1 घंटे तक मैं कमरे में लेटी हुई सोती रही। जब मुझे ज़ोर ज़ोर से रोने की आवाज़ सुनाई दी तो मेरी आँख खुली और मैं जल्दी से अपने कमरे से बाहर निकली और सामने जो हो रहा था वो देखकर मुझ पर तो आसमान ही टूट पड़ा था, क्योंकि मेरी नंद बेहोश पड़ी हुई थी और सारे घर वाले रो रहे थे। मैं जल्दी से अपनी नंद के करीब गई और उसे होश में लाने की कोशिश करने लगी। मैंने पूछा, ये सब क्या हो रहा है? मोहिनी बेहोश कैसे हो गई? तो उसके ससुराल वालों ने बताया कि जहाँ पर इसका पति काम करता है वहाँ की फैक्ट्री में आग लग गई है। ये बात सुनते ही मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई थी। कुछ देर पहले हंसी मजाक से भरा घर गम में बदल गया था, जबकि मुझ में तो इतनी हिम्मत भी नहीं थी कि मैं उन्हें बता सकूं कि आपका बेटा फैक्ट्री में काम करने नहीं बल्कि भीख मांगने के लिए गया था। मेरे पति भी ये खबर सुनकर ऑफिस से सीधा मेरी नंद के घर चले आए और अपनी बहन की हालत देखकर उनकी भी हालत नाजुक हो गई। सब लोग बुरी तरह से रो रहे थे, क्योंकि खबर ये मिली थी कि मेरी नंद के पति की डेथ हो गई थी। मेरी नंद का पति सब बहन भाइयों में सबसे छोटा और अपनी माँ का बहुत लाडला था। छोटा होने के बावजूद भी उसके घर वालों का कहना था कि वो बहुत समझदार था। मेरी नंद के ससुराल वालों का भी रो रो कर बुरा हाल था।
मेरी नंद अपने ससुराल में बहुत खुश रहती थी। इस बंगले के अलावा और भी उनके काफ़ी सारे घर थे और गांव में ज़मीन पड़ी हुई थी। सुनने में यही आया था कि मेरी नंद का पति बहुत अच्छी कमाई करता था। हमें रिश्ता करते टाइम तो फैक्ट्री का मैनेजर होने के बारे में बताया गया था और देखने से भी उनकी फैमिली पढ़ी लिखी और समझदार लगती थी और मेरी नंद को भी पलकों पर बिठाकर रखते थे। मगर शायद उसके पति की ज़िंदगी इतनी ही लिखी थी। वो बेचारी इतनी जल्दी विधवा हो गई थी। रात का टाइम होने वाला था, लेकिन मेरी नंद के पति का अभी तक कोई पता नहीं था। वो कहाँ है, जिंदा भी है या नहीं, क्योंकि लोगों का कहना था कि वो मर गए हैं। मेरी नंद ने रो रो कर अपनी हालत ख़राब कर ली थी। सब लोग भी बहुत ज़्यादा बुरी तरह से रो रहे थे। रात के 10 बज गए थे, लेकिन मेरी नंद के पति का अभी तक कोई पता नहीं चला था कि तभी बाहर से आते हुए लोगों ने सबका ध्यान बटा दिया था। जो सबने देखा वो सब लोग देखते ही रह गए और देखने वालों को अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था, क्योंकि सामने ही मेरी नंद का पति और उसके साथ काफ़ी सारे लोग जो भिखारी बनकर उसके साथ गए थे, वो भी उसके पीछे ही खड़े हुए थे। जबकि हम सब आगे बढ़कर उनको देख रहे थे कि यह हकीकत है या सपना। सबसे पहले मेरी नंद दौड़कर अपने पति के गले लग गई और अपने पति को छू छू कर यकीन करने की कोशिश कर रही थी कि उसके सामने उसका पति ही खड़ा है या फिर ये आंखों का धोखा है। जबकि मेरे नंदोई ने मुस्कुराकर उसे यकीन दिलाने की कोशिश की कि वो उसका अपना पति है। फिर सब लोग मेरे नंदोई के करीब गए और उसका हाल पूछने लगे। मैं भी अपने नंदोई की तरफ गई और बड़ी हैरानी से उनकी तरफ देख रही थी, तो वो सबको अपने पास बैठाकर साथ होने वाले हादसे के बारे में बताने लगे और मेरी तरफ देखकर कहने लगा, भाभी, मैं जानता हूँ आप पहले दिन से ही मुझ पर शक कर रही है कि कैसे मैंने आपकी नंद को पसंद कर लिया, जबकि दूसरे लोग आपकी नंद के सादेपन को देखकर इनकार कर दिया करते थे, जबकि मैंने आपकी नंद को एक्सेप्ट कर लिया क्योंकि मुझे सिंपल सी लड़की की तलाश थी जो सीधी सादी और मासूम सी हो, जो दुनिया के दिखावे से बिल्कुल अलग हो। लेकिन जब मैंने मोहिनी को पहली बार देखा तो मैं उसकी तरफ अट्रैक्ट होता चला गया। मुझे हमेशा ही ऐसी लड़की की तलाश थी और वो सारी क्वालिटीज़ मेरी पत्नी के अंदर मौजूद थीं। तभी मैंने मोहिनी को पसंद किया। यही वजह थी मैंने देखते ही मोहिनी से शादी के लिए हाँ कर दी थी, क्योंकि मोहिनी जैसी प्यार करने वाली और सादी और मासूम सी लड़की मुझे कहीं नहीं मिल सकती थी। और दूसरी बात यह है कि आपने मुझे कई बार सड़क पर और मंदिर की सीढ़ियों पर भिखारी के रूप में देखा था, मगर मैं मजबूर था क्योंकि उस टाइम मैं ड्यूटी पर होता था। कुछ लोग भिखारी के भेष में छोटे और मासूम बच्चों को पकड़ रहे थे, जिनका हमने 1 साल पहले पता लगा लिया था, लेकिन उनके गैंग के अभी कुछ लोग बाकी रह गए थे जिनको हम अब पकड़ने की कोशिश कर रहे थे। इसी सिलसिले में मुझे अपने ऑफिसर्स के साथ मिलकर उनके जैसे ही होलिये में उनको तलाश करना था और उनको सज़ा दिलवानी थी जो छोटे बच्चों की जिंदगियों के साथ खिलवाड़ कर रहे थे। और आज शाम ही हमें पता चला था कि एक स्कूल है जहां पर वो लोग बच्चों को उठाकर लेकर जाएंगे। आप लोगों को गलत खबर मिली थी कि फैक्ट्री में आग लग गई है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं था। हम लोग उनका पीछा करते हुए जब उनके अड्डे पर पहुंचे तो उन्होंने हमें मारने की कोशिश की, लेकिन हमारे साथियों ने जैसे तैसे उन लोगों को अरेस्ट कर लिया और अब वो लोग जेल में हैं। मेरी गलती रही भाभी, मैंने आप लोगों को अपनी जॉब के बारे में नहीं बताया कि मैं एक CID ऑफिसर हूँ, जबकि मेरी पत्नी इस बारे में सब कुछ जानती है। मैं अपनी फैमिली को खतरे में नहीं डाल सकता था क्योंकि हमारे दुश्मन हमारे परिवार की ताक में लगे रहते हैं, इसलिए मुझे माफ़ कर देना। मैं अपने बिहेवियर से बहुत शर्मिंदा हूँ। मेरे नंदोई ने जब मुझसे माफ़ी मांगी तो मैं भी शर्म से पानी पानी हो गई थी कि कैसे मैंने अपने नंदोई पर शक किया। वो तो एक CID ऑफिसर है और मैंने इतने होनहार ऑफिसर पर शक किया, मगर मैं अपनी नंद के लिए फ़िक्रमंद हो रही थी। शायद ये इसीलिए था, लेकिन अब सारी प्रॉब्लम्स ख़त्म हो गई थी। उन बच्चों के मुजरिम भी पकड़े गए थे और यहाँ पर मेरा नंदोई सही सलामत हमारे सामने बैठा हुआ था और मेरी कन्फ्यूजन भी ख़त्म हो गई थी। मुझे अपने नंदोई पर बहुत गर्व हो रहा था और अपनी नंद की ज़िंदगी पर खुशी हो रही थी कि उसे ज़िंदगी गुजारने के लिए बहुत प्यारे रिश्ते मिले हैं और आखिरकार भगवान ने मुझे शादी के इतने सालों बाद औलाद की खुशी भी दिखा दी थी। मैंने एक प्यारी सी बेटी को जन्म दिया था और मैं अपनी बेटी के भाग्य की हमेशा प्रार्थना करती हूँ। मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि जैसी प्यार करने वाली ससुराल मुझे मिली और जैसी मेरी नंद को मिली,
ऐसी ससुराल हर बेटी को मिलनी चाहिए और हर लड़की की जिंदगी हंसी खुशी गुजरे। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।